हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वर्चुअल डिमॉन्स्ट्रेट करूंगी कि हम कैसे लैब में प्रोटीन प्रोफाइल स्टडी कर सकते हैं थ्रू एसडीएस पेज। एसडीएस पेज एक इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड है जो प्रोटीन सैंपल की प्रोफाइल स्टडी के लिए यूज़ होती है। सबसे पहले हम देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। हमारे रिक्वायरमेंट है, हमें वर्टिकल स्लैब जेल या ट्यूब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस apparatus चाहिए। उसके अलावा एसडीएस बफर, टिमिड, एक्रिलामाइड, सैंपल बफर, अमोनियम परसल्फेट, मरकैप्टोइथेनॉल, ग्लिसरॉल या 10% सुक्रोज सोल्यूशन, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, कोमासी ब्रिलियंट ब्लू, मिथेनॉल, एसिटिक एसिड और स्टैंडर्ड प्रोटीन मार्कर हमको चाहिए। और उसके अलावा हमें चाहिए हमारे अननोन प्रोटीन सैंपल जिसका कि हमको प्रोफाइल स्टडी करना है थ्रू दिस मेथड। तो चलिए देखते हैं एसडीएस पेज मेथड से प्रोटीन प्रोफाइल स्टडी। सबसे पहले हम देखें कि प्रिंसिपल क्या है। इस पूरे प्रैक्टिकल का प्रिंसिपल हम दो हिस्सों में बांटेंगे। पहला प्रिंसिपल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल, जो कि हम थोड़ा सा फेमिलियर है, हमने अंडर ग्रेजुएट क्लास में भी इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा है। और दूसरे हिस्से में हम एसडीएस पेज का प्रिंसिपल देखेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस हम जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स का माइग्रेशन और सेपरेशन है। जब चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम रखते हैं तो वो अपने नेट चार्जेस के अकॉर्डिंगली अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ माइग्रेट होती हैं, और ये माइग्रेशन उनको अपने मिक्सचर में से इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में हेल्प करता है। इलेक्ट्रोफोरेटिक सिस्टम में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो अपोजिट चार्जेस वाले होते हैं, जिसको कि हम एनोड और कैथोड कहते हैं। एक कनेक्टिंग मीडियम से जुड़े होते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। जब इलेक्ट्रोलाइट और कैथोड और एनोड के बीच इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो चार्ज पार्टिकल्स अपने ऑपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करेंगे। ये सपोर्टिंग मीडियम माइग्रेट करने में मदद करता है और पार्टिकल्स जो है पॉजिटिव या निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अपने चार्जेस के अकॉर्डिंगली मूव करते हैं। पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो उनकी मॉलिक्यूलर साइज और उन पर मौजूद इलेक्ट्रिकल चार्जेस पर डिपेंड करता है। यूजुअली इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड से हम बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में डीएनए, आरएनए या प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा एसडीएस पेज, इसका प्रिंसिपल हम देखते हैं। एसडीएस पेज ये एक शॉर्ट फॉर्म है। एसडीएस जो है वो सोडियम डोडेसिल सल्फेट का शॉर्ट फॉर्म है, और पीएजीई पेज जो है वो पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पूरा हम फिर से करें, सोडियम डोडेसिल सल्फेट पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एसडीएस एक आयनिक डिटर्जेंट है। इसका काम क्या है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को वो मास्क करता, हाइड करता है। हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रिंसिपल में देखा था कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं अपने मॉलिक्यूलर वेट और नेट चार्ज के अकॉर्डिंगली मूव करते हैं। तब यदि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल स्लो मूव करेंगे, पर नेट चार्ज यदि हाईली पॉजिटिव या हाईली नेगेटिव है तो मॉलिक्यूल की स्पीड जो होगी वो फास्ट हो जाएगी। इस पूरे सिस्टम में सही सेपरेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रोटीन को एसडीएस से ट्रीट कराया जाता है सेपरेशन से पहले। तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो पॉलीपेप्टाइड है उनका नेट चार्ज कोई भी हो वो एसडीएस के कारण मास्किंग हो जाती है, उसके ऊपर एक नेट चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इवनली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सोडियम डोडेसिल सल्फेट जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ, पॉलीपेप्टाइड्स के साथ रिएक्ट करता है और उनको इवनली नेगेटिवली चार्ज करता है। उसके अलावा एक काम और करता है एसडीएस, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है और उनको रॉड शेप बनाता है, ताकि मॉलिक्यूल्स जो है वो सपोर्टिंग मीडियम में बहुत आसानी से माइग्रेट कर सकें। अब उनकी स्पीड केवल सिर्फ और सिर्फ उनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंगली होगी। नेट चार्ज क्योंकि हर मॉलिक्यूल्स के ऊपर इवन है और नेगेटिव है, तो सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कॉमन स्पीड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, और उनकी कॉमन स्पीड किस किस के कारण रुकेगी? उनके मॉलिक्यूलर वेट के कारण। जाहिर सी बात है, जो स्लो होंगे वो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले, और जो फास्ट मूव करेंगे वो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होंगे। एट pH 7 एसडीएस और एक मरकैप्टोइथेनॉल हम इसमें मिलाते हैं। ये दोनों मिलकर जो मॉडिफिकेशन है प्रोटीन का, पॉलीपेप्टाइड का, वो बहुत सही तरीके से कर लेते हैं।
जो प्रोटीन की मोबिलिटी है, जब हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट हो जाता है तो उसकी मोबिलिटी को हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव मोबिलिटी या आरएफ के रूप में। मोबिलिटी को देखने के लिए हम एक ट्रैकिंग डाई यूज करेंगे जिसका नाम है ब्रोमोफेनॉल ब्लू। चलिए देखते हैं प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर को कुछ पॉइंट्स में हम देखेंगे। सबसे पहला प्रोसीजर का पॉइंट है, हमें रिएजेंट्स और बफर को जो पहले से तैयार करके रखना है। हमको टिमिड का 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बनाना है डिस्टिल वाटर में। एसडीएस बफर हमको बनाना है सोडियम डोडिसिल सल्फेट मिलाकर सोडियम फॉस्फेट बफर 7.1 pH का 0.2% एसडीएस इसमें मिलेगा। दूसरा है रनिंग बफर जो कि इलेक्ट्रोफोरेटिक इलेक्ट्रोलाइट जैसा काम करेगा, जिसमें कि ट्रिस और ग्लाइसिन होता है। कंपोजिशन यहाँ पर लिखा हुआ है 30 ग्राम ट्रिस और 144 ग्राम ग्लाइसिन, और उसमें 10 ग्राम एसडीएस मिलाकर 1 लीटर बफर बनेगा। इसका पीएच होगा 8.3 और ये जो बनेगा वो 10x सॉल्यूशन बनेगा और बिफोर यूज उसको 1x डाइल्यूट करके हमको यूज करना है। ये रनिंग बफर जो है वो रीयूजेबल होता है, उसको हम फिर से दूसरी बार इलेक्ट्रोफोरेसिस करते समय यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैंपल बफर। सैंपल बफर सोडियम फॉस्फेट बफर जो कि 7.1 pH का, जिसमें कि 1% एसडीएस और 1% मर्केप्टो इथेनॉल डलेगा। नेक्स्ट है एक्रेलामाइड सोल्यूशन। ये हम पहले से बना कर रख सकते हैं। 50 ग्राम एक्रेलामाइड और 1.36 ग्राम बिस एक्रेलामाइड का ये कॉम्बिनेशन मिक्सचर 200 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में बना के रखेंगे। ये स्टॉक सोल्यूशन हम रखेंगे। अमोनियम परसल्फेट 10% बनाना है, पर हर बार इसको फ्रेश बनाना पड़ेगा। ब्रोमोफिनॉल ब्लू ये ट्रैकिंग डाई जैसा होता है, मूवमेंट को हमको ट्रेस करना है। 0.25% ब्रोमोफिनॉल ब्लू वेट बाय वॉल्यूम, इसको हमको सैंपल बफर में डिसॉल्व करके बनाना है। और लास्ट में है कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू जो कि प्रोटीन को स्टेन करने काम आएगा। मिथेनॉल एसिटिक एसिड के कॉम्बिनेशन में वाटर 5:1:1 कॉम्बिनेशन में हम कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू सॉल्यूशन बनाएंगे और उसको हम डार्क बॉटल में स्टोर करके रखेंगे। दूसरी स्टेप है सैंपल प्रिपरेशन। 1 ग्राम प्रोटीन सैंपल और 1 ml सैंपल बफर जो हमने पहले बना के रखा था, उन दोनों को मिला के 2 मिनट तक उसको 100 डिग्रीज पर गर्म करना है। फिर उसमें उसका 10 ml लेके उसमें 45 ml एसडीएस बफर मिलाना है और 10 ml ब्रोमोफिनॉल ब्लू जो कि ट्रैकिंग डाई है और 15 ml जो है वो 10% सुक्रोज सोल्यूशन या ग्लिसरॉल मिलाना है। यहाँ पर जो हमने मर्केप्टो इथेनॉल यूज किया था बफर बनाते समय, एक रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट प्रिपेयर करता है ब्रोमोफिनॉल ब्लू ट्रैकिंग डाई जैसे, और ग्लिसरॉल जो है वो पूरे सैंपल की डेंसिटी बढ़ाता है, सैंपल को हेवी कर देता है। एसडीएस डाल के जो हमने बॉईल किया है, जिसके कारण सोडियम डोडिसिल सल्फेट जो है अपना एक्शन करेगा और सारे पॉलीपेप्टाइड्स को इवनली नेगेटिवली चार्ज और रॉड शेप बना देगा। इसी तरह से हमको जो स्टैंडर्ड प्रोटीन है, यहाँ पर हम कंपैरिजन के लिए लेंगे, जब हम रन करेंगे एसडीएस पेज तब हमारे अननोन सैंपल्स अलग वेल में जाएंगे और जो नोन मार्कर है जिसमें कि नोन मॉलिक्यूलर साइज वाले प्रोटीन या उनका मिक्सचर है, उनको हम एक वेल में डालेंगे, जिससे कि कंपैरेटिवली हमारा आरएफ कैलकुलेशन होगा, जिसको हम मार्कर प्रोटीन कहेंगे या स्टैंडर्ड प्रोटीन कहेंगे। ये जो मार्कर प्रोटीन या स्टैंडर्ड प्रोटीन है ये कमर्शियली अवेलेबल होते हैं और इनको हमको इसी तरह से, जैसे हमने सैंपल मिलाया था सैंपल बफर के साथ, फिर उसको बॉईल किया था, फिर उसमें एसडीएस बफर मिलाया और उसको फिर हमने सैंपल के रूप में यूज किया, उसी तरह से हम स्टैंडर्ड प्रोटीन को भी यूज करेंगे। तीसरी स्टेप है जेल का बनाना, प्रिपरेशन ऑफ जेल। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल है वो 2 लेयर्स में बटी होती है, जिसमें कि नीचे वाली लेयर जो लोअर लेयर कहलाती है वो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीएक्रेलामाइड, जिसको कि हम सेपरेटिंग जेल या इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल कहेंगे। अपर जो है वो मैक्रोपोरस जेल होती है, लो कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीएक्रेलामाइड एंड आल्सो कॉल्ड स्टेकिंग जेल। इन सेपरेटिंग जेल और स्टेकिंग जेल के बीच में हमारा मॉलिक्यूल मूव होगा, माइग्रेट होगा। जो सेपरेटिंग जेल है, ये जिसको हम नीचे वाला जेल कह रहे हैं, उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है। दिस कंसिस्ट ऑफ 1.5 ml ऑफ ट्रिसेसियल बफर, 3.2 ml एक्रेलामाइड स्टॉक जो हमने पहले से बनाया हुआ था, देन इट कंटेन्स वाटर ऑल्सो 2.8 ml, 10% एसडीएस सोल्यूशन 80 ml, 1% अमोनियम परसल्फेट जो कि फ्रेशली प्रिपेयर करने के लिए कहा गया था उसका 100 ml और टिमिड है 20 ml। ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलाकर
12% जेल बनेगा, क्योंकि इसमें एक्रिलामाइड का परसेंटेज ज़्यादा है, इसलिए ये हाई कंसंट्रेशन जेल कहलाता है और ये प्रोटीन के सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। स्टेकिंग जेल को बनाने के लिए ये हमारे पास कॉम्बिनेशन मिक्सचर है, जिसमें कि ट्रिसेसियल बफर 6.8 pH वाला 1 ml, एक्रिलामाइड लो कंसंट्रेशन है 1 ml, वाटर 3 ml, SDS 80 ml, APS 100 ml और टिमिड 20 ml। ये मिलकर बनाएगा स्टेकिंग जेल या ऊपर वाला मैक्रोपोरस जेल। ये सब जेल हम जैसे ही बना के रखेंगे, उसके पहले हमको ग्लास प्लेट्स को असेंबल करना है। जो हमारे सिस्टम के साथ ग्लास प्लेट्स आई है, एक प्लेट प्लेन होती है और दूसरी प्लेट नॉच्ड होती है। दोनों प्लेट को कॉम्बिनेशन करके उनके बीच में सेपरेटर या प्लास्टिक की स्ट्रिप्स आती हैं, उनको हमको प्लेस करना होता है और उनको कास्टिंग के पहले जेल के किसी लीकेज को हमको चेक करना पड़ेगा। देन जो कास्टिंग प्लेट्स है उसको हम सिस्टम में प्रॉपरली उसके प्लेस पर फिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद हम सबसे पहले सेपरेटिंग जेल डालेंगे, 3/4 से ज़्यादा लेंथ तक सेपरेटिंग जेल फिल करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा वेट करके पॉलीमराइजेशन का टाइम देंगे और पॉलीमराइजेशन होने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट पॉलीमराइजेशन में लगता है। देन जेल कंप्लीट पॉलीमराइज हो जाएगा। उसके बाद उसकी लेयर को क्लीन करके उसी के ऊपर हम दूसरा स्टेकिंग जेल डालते हैं। स्टेकिंग जेल क्योंकि सॉफ्ट जेल है, उसमें एक्रिलामाइड का कंसंट्रेशन कम है, उसको पॉलीमराइजेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और बिफोर पॉलीमराइजेशन केयरफुली हम उसमें कोम्ब इंसर्ट करेंगे। कोम्ब हमारे वेल्स बनाएगा, जिसमें कि हम सैंपल लोड करेंगे और सैंपल लोडिंग के लिए पोजीशंस या प्लेस वो बना के रखेगा। जब हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी, तब हम वेल्स में प्रॉपर सैंपल को लोड करेंगे और फिर रनिंग बफर पूरे सिस्टम में डालकर हम पावर पैक ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे, जिसमें कि 50 मिली एम्पियर पर वेल। मोस्टली जो छोटे सेटअप्स होते हैं उसमें 5 वेल या 6 वेल बनते हैं, उसमें आप 150-100 मिली एम्पियर वोल्टेज लगाकर उसको हम चालू करेंगे। एक बार पावर पैक ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने के बाद हमको देखना है कि हमारा जो ट्रैकिंग डाई है वो ट्रैकिंग डाई अपोजिट पोल की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। उसका मूवमेंट जैसे ही लास्ट से थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर नीचे, उसके लास्ट से थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर ऊपर तक पहुंचे, तब हमको इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टॉप करनी है। इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टॉप करने के बाद केयरफुली हम जेल प्लेट्स को सिस्टम से अलग करेंगे और जेल को रिमूव करके उसको हम स्टेनिंग सॉल्यूशन में डालेंगे। स्टेनिंग सॉल्यूशन हमने पहले से बना के रखा था, कोमेसी ब्लू स्टेन, जो कि मिथेनॉल, एसिटिक एसिड, वाटर कॉम्बिनेशन में मिलाकर बना हुआ था। स्टेन में हम उस जेल को लगभग ओवरनाइट स्टेनिंग के लिए रखेंगे। समय समय पर उसको हम शेक कर सकते हैं और ओवरनाइट के बाद नेक्स्ट हमारा काम रहेगा उसको डी स्टेन करना। डी स्टेन मीन्स एक्सेस स्टेन को रिमूव करना, ताकि वाइट बैकग्राउंड पे जो पॉलीपेप्टाइड्स मूव हुए हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स हमको शार्प बैंड के रूप में दिखाई दे। इस पिक्चर से हम थोड़ा सा समझते हैं। हमारा जो जेल कास्ट हो रहा है वो इस तरह की प्लेट में हो रहा है। हमने प्लेट्स के 3/4 से ज़्यादा हिस्से में सेपरेटिंग जेल कास्ट किया, जिसका कि pH ज़्यादा था। बाकी हिस्से में हमने स्टेकिंग जेल कास्ट किया। स्टेकिंग जेल कास्ट करने के समय हमने उसमें कोम्ब डाला। इस पिक्चर में देखिए 5 वेल्स बन के तैयार हैं। इन 5 वेल्स में हम सैंपल लोड करेंगे, तो हमारा जो जेल होगा वो लगभग इस तरह से दिखेगा। जेल के अंदर जब पॉलीपेप्टाइड मूव करते हैं तब लो मॉलिक्यूलर वाले पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो फास्ट मूव करते हैं, और हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो बड़े होते हैं, हेवी साइज के होते हैं, वो स्लो मूव करते हैं। तो जेल के अंदर मूवमेंट जो है वो इस तरह से रेगुलेट होगी। पूरे प्रोसेस को जो अभी हमने समझा है उसको देखिए। हमने जेल कास्ट करी थी, इस आधे हिस्से में सेपरेटिंग जेल है, ऊपर की तरफ स्टेकिंग जेल है। यहाँ पर हमने कोम डाल के वेल्स बनाए थे। माइक्रोपिपेट की हेल्प से इन वेल्स में हमने सैंपल लोड किया। सैंपल हमारा ट्रैकिंग डाई के कारण, जो स्टेन है वो उसके कारण, और उसमें हमने ग्लिसरॉल या 10% सुक्रोज सोल्यूशन डाला था, इसलिए ये सैंपल हमारा हेवी होता है। इस चारों तरफ इस पूरे सिस्टम में बफर होता है, पर वो बफर के बाद भी ये सैंपल हमारा
हेवी डेंस होने के कारण इस वेल में बना रहता है। इस बीच जब हम इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो ये जेल जो है वो आसानी से आपके स्टैकिंग जेल में एंटर करेगा, वहाँ पर एक्लेमेटाइज होगा और थोड़ी ही देर बाद वो फिर सेपरेटिंग जेल में एंटर करने लगेगा। मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव पोल की तरफ, क्योंकि जो सैंपल है वो एसडीएस के कारण इवनली नेगेटिवली चार्ज है, तो वो कॉमन स्पीड से पॉजिटिव पोल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, पर उनमें जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट है उस हिसाब से जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाला है वो फास्ट मूव करेगा और जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला है वो स्लो मूव करेगा। फाइनली जब स्टेनिंग और डी स्टेनिंग हो जाएगी तो हमारा जेल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यदि हमारे अननोन सैंपल हम इमेजिन करें कि इस लेन में हमने मार्कर डाल के रखा था जो अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट नॉन मॉलिक्यूलर वेट का था, और इन सैंपल्स में हमने प्रोटीन के मिक्सचर डाल के रखे थे, तो हर प्रोटीन के मिक्सचर में जो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंगली मूव कर रहे हैं और इस तरह का बैंडिंग पैटर्न हमको दे रहे हैं। तो जब स्टेनिंग डी स्टेनिंग के बाद हमारा जेल कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो दिखाई देता है जेल, ये कहलाता है प्रोटीन प्रोफाइल। ये प्रोटीन प्रोफाइल सैंपल ए की, सैंपल बी, सैंपल सी, सैंपल डी और ये नोन मार्कर की, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोटीन प्रोफाइल। अब हमारे पास प्रोटीन प्रोफाइल बन गया है, हमको करना है उसकी मोबिलिटी डिटर्मिनेशन, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ आरएफ। ये गिवन फॉर्मूला है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्रोटीन एंड डिस्टेंस मूव बाय द ब्रोमोफिनॉल ब्लू। ऊपर से नीचे की तरफ जो ब्रोमोफिनॉल ब्लू ने कितनी दूरी तय की थी और ऊपर से नीचे तक प्रोटीन के हर बैंड ने कितनी दूरी तय की थी। पुराने स्लाइड में हमने पिक्चर देखा था, हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल बैंड्स आए थे, हर बैंड का इंडिविजुअल आरएफ निकलेगा। जो स्टैंडर्ड कर्व है, ये स्टैंडर्ड कर्व स्टैंडर्ड प्रोटीन या जो मार्कर प्रोटीन हमने यूज किया था उसका बनेगा, क्योंकि उनमें हमको आरएफ कैलकुलेटेड है और उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ऑलरेडी नोन है। तो नोन मॉलिक्यूलर वेट और गिवन आरएफ के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और वो ग्राफ कहलाएगा स्टैंडर्ड कर्व, और उस स्टैंडर्ड कर्व की सहायता से हम अननोन मॉलिक्यूल का, हमारे जो अननोन प्रोटीन बैंड्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है जिसमें कि 1 से लेकर 6 तक हमारे मार्कर प्रोटीन्स थे जिनका कि मॉलिक्यूलर वेट हमको पता था, और हमने जब रन किया तब हमको इस तरह से आरएफ मिला। और यहाँ मैंने केवल एग्जाम्पल के तौर पर 2 अननोन प्रोटीन रखे, 2 अननोन प्रोटीन का हमको आरएफ मिला, इनका मॉलिक्यूलर वेट हमको मालूम नहीं है, तो उस प्रोफाइल से हम उसका मॉलिक्यूलर वेट आइडेंटिफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेटिकल वैल्यूज, ये जो वैल्यूज है मैंने हाइपोथेटिकली ड्रॉ करी है, डिजाइन करी है आप लोगों के लिए। हम जब स्टैंडर्ड कर्व बनाएंगे तो स्टैंडर्ड कर्व इस तरह से आएगा, से 0.5 किलो डाल्टन के प्रोटीन, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर साइज में कम है, मॉलिक्यूलर वेट इसका कम है, तो इसकी जो आरएफ है वो ज्यादा हुई, और ग्रेजुअली जो स्लो मूव कर रहे हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले, तो हमारे जो आरएफ और मॉलिक्यूलर वेट के बीच जो हम ग्राफ करेंगे वो ग्राफ होगा हमारा स्टैंडर्ड कर्व। इस ग्राफ के बेसिस पर हमने 2 अननोन का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। एक का आरएफ लगभग इसके आसपास आया था, जिसको कि हमने यहाँ पर दिखाया, मॉलिक्यूलर वेट होगा 1 किलो डाल्टन से 1.5 किलो डाल्टन के बीच में, इसको हम मान सकते हैं कि 1.3 या 1.2 के आसपास का इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। और ये दूसरा वाला जो है वो बड़े साइज का है, इसने इस तरह से मूव किया, आरएफ को कैलकुलेटेड मिली, उस आरएफ के हिसाब से हमने जो कैलकुलेट किया, ये ग्राफ यहाँ पर आ रहा है 2.5 के आगे 3 किलो डाल्टन से बीच में इसका आ रहा है, इन दोनों के बीच में ये यहाँ पर स्टैंड कर रहा है। तो इस तरह से सेमीलॉग ग्राफ पेपर में हमको हर मॉलिक्यूलर वेट के बीच के पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, जिससे कि हम उसका मॉलिक्यूलर वेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमारे रिजल्ट्स आ जाएंगे तो उन रिजल्ट्स को हम प्रोटीन बैंड्स के अकॉर्डिंगली उनके स्टैंडर्ड कर्व से टेबुलेट करके उसके हम मॉलिक्यूलर वेट को वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो प्रोटीन प्रोफाइल हमको मिली है, उस प्रोटीन प्रोफाइल में गिवन अननोन प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? हमने प्रोटीन प्रोफाइल की स्टडी कर ली है, हमने उनका मॉलिक्यूलर वेट भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब इस आइडेंटिफिकेशन को हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे? पहला यूज होता है
कि हमको पता चल जाए कि हमको वो जो प्रोटीन दिया गया था या हमने जो सैंपल के रूप में लिया था वो कहाँ से हमको मिला था, जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट हमने ज्ञात कर लिया है। कंप्लीट प्रोफाइल, जिससे कि हमको दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स के बीच में या बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स के बीच में हमको उनके कंपैरेटिव वैल्यूज पता चलेगी, उनके मॉलिक्यूलर पैटर्न्स पता चलेंगे और हमको मॉलिक्यूलरी कैरेक्टराइजेशन किसी ऑर्गेनिज्म के जो प्रोटीन प्रोफाइल्स होते हैं उससे उस ऑर्गेनिज्म का मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड्स जो है टाइप और नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स रिप्रेजेंट करते हैं कि जेनेटिकली वो ऑर्गेनिज्म किस तरह का है, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो डीएनए के एक्सप्रेशंस होते हैं। दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में हम जेनेटिक रिलेशनशिप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यदि उनके दो ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन प्रोफाइल जो है वो बहुत कंपैरेबल हैं, उनके बीच रिलेशनशिप दिख रही है या वो बहुत एक जैसे हैं, रिलेटेडनेस उनमें ज़्यादा है, तो वो जेनेटिकली नियर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। हो सकता है एक ही जीनस के दो स्पीशीज हों जिसमें कि स्लाइट वेरिएशन है और बहुत सारी सिमिलैरिटीज जो है उनमें बैंडिंग पैटर्न में मिल रही है। तो यदि दो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन प्रोफाइल में सिमिलैरिटीज हो बैंडिंग पैटर्न में, तो वो जेनेटिकल रिलेशनशिप में नियर होंगे, क्लोज होंगे, और यदि बैंडिंग पैटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो वो जेनेटिकल रिलेशनशिप में अलग अलग हो सकते हैं, वो सिमिलर नहीं होंगे। फिर बैंडिंग पैटर्न हमको जेनेटिक रिलेटेडनेस भी बताता है। तो प्रोटीन के कैरेक्टर स्टडी करना है या दो ऑर्गेनिजम्स के बीच प्रोटीन प्रोफाइल के थ्रू उसकी रिलेशनशिप देखना है या किसी पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड की प्रॉपर्टीज और उसके मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन को करना है, तो हम एक प्रोटीन प्रोफाइल से इस तरह के बहुत सारे काम कर सकते हैं और उसको हम प्रॉपरली हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, एम के हिसाब से उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। So there are some precautions that we have to follow. एक्रेलामाइड जो है वो उसको केयरफुली हैंडल करना है क्योंकि एक टॉक्सिक मटेरियल है। बफर्स और सारे रिएजेंट्स जो हमने पहले से बना के रखे थे उनकी वेइंग और उनकी पिपेटिंग प्रॉपरली करना है, एक्यूरेटली करना है। जब जेल कास्ट करते हैं तो हमको केयर रखनी है कि जेल जो है यूनिफॉर्म बने, उसमें कोई एयर बबल ना हो ताकि मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के समय कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। वोल्टेज फ्लक्चुएशन का हमको ख्याल रखना है कि देयर शुड बी नो वोल्टेज फ्लक्चुएशन वाइल रनिंग द इलेक्ट्रोफोरेट। स्टेनिंग और डी स्टेनिंग भी हमको केयरफुली करना है क्योंकि स्टेनिंग होने के बाद डी स्टेनिंग जो है वो हमारे बैकग्राउंड को क्लीन करती है ताकि जो बैंड्स हैं वो क्लियरली हमको विजुलाइज्ड हो। और स्टैंडर्ड कर्व जो है उसको प्रॉपरली हमको एक्यूरेटली फाइंड आउट करना है और उनको प्रॉपरली प्लॉट करना है ताकि हम अननोन के आरएफ के थ्रू मॉलिक्यूलर वेट जो है सही सही कैलकुलेट कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच।